हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, दल बाद में है और खुद तो एकदम आखिर में है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहां की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफगान की जरूरत ही न पड़े। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो 7 दिन जब वोट देगा इंडिया, तब देश देखेगा सिर्फ न्यूज 18 इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि गर्मी के दिन है, जलपान करने से पहले सुबह सुबह ही वोट करें। और इसलिए मैं कहता रहता हूं, पहले मतदान, बाद में जलपान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा हटाने, आर्टिकल 370 और 35 जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में पीएम ने जवानों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में फिलहाल आफ्स्पा हटाए जाने की संभावनाओं से साफ इंकार कर दिया। तो आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफगान की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहाँ बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ही पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहां काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब NIA के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा रेड पड़ती है, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाए जाते हैं, तो वही नागरिक वहाँ बाहर खड़े रह करके ताली बजाते हैं। इसलिए कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर से फिलहाल आफ्स्पा हटाने से साफ इंकार कर दिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले राजनाथ जी ने खुद ही कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होते हैं तो हम वहाँ से एस्पा को हटाएंगे, और कई नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ से एस्पा हटाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 30 साल से यहाँ एस्पा नाफिज है, और जिस वक्त यहाँ मिलिटेंट्स की तादाद हज़ारों में थी तो एस्पा को लाया गया। आज मिलिटेंट्स की तादाद 200 या 250 के है, मगर एस्पा की वजह से जो लोगों को परेशानी है, आपको याद है पथरीबल फेक एनकाउंटर हुआ, मत्सल फेक एनकाउंटर हुआ, गांदरबल में फेक एनकाउंटर हुआ 2007 में, और जो फौज की जो जवाबदेही नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों में और भी दूरी हो जाती है।
इतना ही नहीं कि मोदी जी को ये भी याद करना चाहिए जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है, इसमें भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को रिव्यू करती है, हटाती है, तो फिर हम एस्पा को हटाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतना चाहते हैं दिल्ली वाले, और ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पे हमेशा फ़ौज के ज़रिए काबिज़ नहीं हुआ जा सकता है, बल्कि एक डेमोक्रेसी को एक चांस देना चाहिए। डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की हकूक़ उनको वापस देना। तो उसमें मैं समझती हूँ एस्पा बहुत बड़ी रुकावट है। जो हालात ठीक हो जाएंगे तो एरिया से हमें एस्पा को हटाना चाहिए। आज जो वज़ीर आज़म का बयान है ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि इस मुल्क के वज़ीर आज़म उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं जो एक कमिटमेंट पूरे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 1947 में की है कि आपकी मुल्क के अंदर एक स्पेशल पोजीशन रहेगी, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आज प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातें करके अपने मुल्क की कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत बात है। एक प्राइम मिनिस्टर को ये ज़ेब नहीं देता है। दूसरा, मेरा ये बार बार मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पेशल पोजीशन एक पुल है जो जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ मिलाता है। अगर आप उस पुल को तोड़ते हैं, उस पोजीशन को जम्मू कश्मीर से छीनते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर भी मुल्क से छिन जाता है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात एस्पा हटाने लायक नहीं बताने पर राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। यही नहीं, उन्होंने तो राज्य के हालात बिगाड़ने के लिए बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार को ही जिम्मेदार माना। 2014 के बाद बीजेपी और पीडीपी ने इस रियासत के हालात इस हद तक ख़राब किए हैं कि आज हम एस्पा को हटाने की मांग भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन के बाद, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, कि हम दोबारा से इस रियासत में ऐसे साजगार हालात बनाएं कि हम एस्पा को उठाने की जो है बात दोबारा शुरू कर सकते हैं। 2014 से पहले हमने मरकज़ की हुकूमत के साथ एस्पा को उठाने पे बातचीत शुरू की थी, जिस पे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। मुझे ये बताइए ना, अगर आप अरुणाचल से एस्पा उठा सकते हो, अगर आप मणिपुर मिजोरम से एस्पा उठा सकते हो और वहाँ पे फौज पे कोई असर नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यहाँ पे अमन लाइए, यहाँ पे हालात ठीक करिए। अगर वज़ीर आज़म, जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि यहाँ सिर्फ 2.5 डिस्ट्रिक्टों में प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ 2.5 डिस्ट्रिक्टों में प्रॉब्लम है तो बाकी जिलों से एस्पा हटाइए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जम्मू कश्मीर से एस्पा हटाए जाने पर दिए पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। संशोधन का अर्थ ये नहीं है कि उसको हल्का किया जाएगा, उसका अर्थ ये है कि उसको प्रभावी बनाया जाएगा। अभी एस्पा प्रभावी नहीं है, आतंकवाद रुक नहीं रहा है, और सेना के लोगों के ऊपर भाजपा के ही शासनकाल में मुकदमे दायर हुए हैं। तो इसलिए एस्पा को संशोधित करके उसको प्रभावी बनाया जाएगा। मुंबई की भाईखला सीट से एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान ने एस्पा पर दिए पीएम मोदी के बयान को जवानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश बताया। जवान की शहादत हो गई इतने हमारे लिए, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी या कांग्रेस जो भी कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि गलत है। राजनीति जवानों की शहादत पे नहीं होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी पे तो कोई सेटलमेंट समझौते की बात ही नहीं है। मगर साथ ही साथ बीजेपी ने, मैं पूछना चाहता हूं कि बजट क्यों कम कर दिया जवानों? सिक्योरिटी का जो बजट था वो किस लिए कम कर दिया उन्होंने? और कश्मीर की तो पॉलिसी नहीं है इनके पास। आज देखिए कश्मीर में क्या हालत हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है। नेशनल हाईवे पे आपको जाना है अगर वहाँ से, तो टाइम लिमिट बांध दी गई है, किस तरह से आप जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एस्पा पर पीएम मोदी के बयान को सही मानते हुए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लिया। अब सपा पे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगर ये विशेष अधिकार छीन लिया जाता है तो भविष्य में हमारे जो सैनिक हैं उनकी हालत फांसी लगाने लायक हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटेंगे इसको लेकर। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो है वो इसका जिक्र किया है। ये हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए है। और देश के प्रति कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट क्या है, उनका समर्पण क्या है, देश के प्रति उनका जो है वो लगाव कितना है, ये सारी बातें उनके सारी बात से जो है वो प्रदर्शित होती है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना का मनोबल किसी तरह से नहीं टूटना चाहिए।
अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो सैनिक वहाँ पर घाटी में जा कर के काम कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर पथराव करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तिरंगा झंडा जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से जब होनी चाहिए तो ये कानून और मजबूत करने की आवश्यकता है, ना कि इसको कमजोर करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि धारा 370 और 35A को इससे पहले जो वहाँ के जो कश्मीर के जो नेता हैं, मुट्ठी भर जो नेता हैं, उन्होंने इसकी मलाई खाई है और आम जनता को के जो हितों को जो है उनके साथ जो उन्होंने हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है, तो ये जो है वो हटा कर ही रहेंगे। देखिए, ये हमारी कमिटमेंट है, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट है, फर्म कमिटमेंट है, और इसमें पार्टी ने अपना मत पहले भी स्पष्ट किया है और बीवी प्रधानमंत्री ने अपना मत स्पष्ट किया। आपके साथ जो गठबंधन था भाजपा के साथ, कहीं ना कहीं जो गठबंधन था पीडीपी के जो प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती और साथ ही उमर अब्दुल्ला जो हैं फारूक अब्दुल्ला, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करती है भाजपा तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर देखिए, उनके कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और जिम्मेवारी के साथ देश में 5 साल तक सरकार चलाई है, और ऐसी परिस्थिति में वो परिणामों की धमकियां देने लगे उसका कोई औचित्य नहीं। हमारी पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है, वो इन धमकियों से डरने वाला नहीं। कमलनाथ को भ्रष्टनाथ कहा है प्रधानमंत्री जी ने। जी, वो है ही है, नेचुरली है, स्वाभाविक है। थैंक यू। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने एफ्स्पा और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर दिए पीएम मोदी के बयान को सही मानते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुझे भी ताजुब लगता है कि कांग्रेस देश हित के खिलाफ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए लघुमतियों का किसी भी तरह से वोट मिले, देश का जो होना वो हो, इस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बातें रखी है। कांग्रेस ने बताया है कि 370 की कलम हम रखेंगे, निकालेंगे नहीं। 60 साल तक कश्मीर का प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। कश्मीर अलग था, कांग्रेस की नीति रीतियों के कारण हो रहा है। अगर कश्मीर को भारत में एक रस समरस करेंगे तभी यह प्रश्न निकलेगा। 370वीं कलम हम पहले से कहते आए हैं कि वो निकालना चाहिए। कश्मीर एक अलग राज्य का जो दर्जा है उसको समाप्त करना चाहिए। जिस तरीके से कोई गुजराती बंगाल में काम कर सकता है, जमीन ले सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं? 370वीं कलम ये कश्मीर के प्रश्न में मूलतः है, उसको निकालना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग से 2 दिन पहले हुए नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी विधायक दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। लेकिन तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। बीजेपी विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। इसके बाद लगातार आधे घंटे तक नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। भारी गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से निकलने में कामयाब रहे। धमाका इतना जोरदार था कि बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखचे उड़ गए। गाड़ी में बीजेपी विधायक समेत 5 लोग थे, जिनके शव इधर उधर बिखरे नजर आए। जिस जगह पर नक्सलियों ने धमाका किया वहाँ 7 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। पहले चरण के मतदान से पहले हुए इस नक्सली हमले ने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया। बीजेपी विधायक की मौत से मामले में सियासत भी गर्मा गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई। और दंतेवाड़ा में जिस जगह हमला हुआ वहां पूरे इलाके को भी सुरक्षा बल ने सील कर दिया। नक्सली हमले में शहीद हुए बीजेपी विधायक, उनके ड्राइवर और 3 जवानों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान जिस गाड़ी को नक्सलियों ने धमाके में उड़ाया उसके पास बीजेपी के चुनाव प्रचार का सामान बिखरा नजर आया। दंतेवाड़ा की पुलिस ने बताया कि उन्होंने बीजेपी विधायक को नक्सली हमले के बारे में पहले ही चेताया था। थाना प्रभारी के मना करने के बाद भी वो जो है वहाँ के लिए निकल गए। तो यहाँ पे आने के बाद जो कुआकोंडा से करीब 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि बीजेपी विधायक दंतेवाड़ा के हालात और इलाके दोनों से वाकिफ थे। हालांकि पुलिस ने उनको दोपहर 3 बजे के बाद दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव प्रचार नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन दावा है कि दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वो बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बैदूराम कश्यप के लिए प्रचार में जुटे थे।
जहां 11 अप्रैल को मतदान होना है। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बस्तर लोकसभा सीट में आता है। ऐसे में बीजेपी विधायक के काफिले पर हुए नक्सली हमले ने सबको हिला दिया। एसपी खुद मौके पर गए हैं और वहां जांच पड़ताल कर रहे हैं। नक्सलियों की संख्या निश्चित रूप से 20-25 से अधिक नहीं होगा। हमले के कुछ ही देर बाद पीएम ने भी ट्वीट किया। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए लिखा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चुनाव के बीच हुए इतने बड़े नक्सली हमले से कांग्रेस पर सवाल उठे तो पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने विवादास्पद बयान दे दिया। इनकी जब सरकार थी तो हमारे कई लोग मारे गए, अब हम आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के इस बयान से दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले पर सियासत तेज हो। वहीं बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का परिवार उनकी मौत की खबर सुनकर टूट गया। और परिवार की महिलाएं तो खुद को संभाले नहीं संभाल पा रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दंतेवाड़ा ने भीमा मंडावी को विधायक चुना, वही उनकी गाड़ी को धमाके में उड़ा दिया गया। एक लड़का तो रोते रोते नीचे बैठ गया। वो बीजेपी विधायक की मौत की खबर से पूरी तरह टूट चुका था। अस्पताल के बाहर कई लोग रोते बिलखते नजर आए। कुछ ने रोते हुए एक दूसरे को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। सीएम योगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में राहुल और प्रियंका पर भी हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं को फेल बताया। 2014 में, 2017 में और उससे पहले भी श्री राहुल गांधी भी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन के पार्ट रहे हैं। 2017 में तो दो लड़कों की जोड़ी तो प्रियंका वाड्रा ने ही बनाया था ना, फेल हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, तो आखिर जब ये फेल है, आज भी कोई वजूद नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब कांग्रेस का कहीं भी रोड शो हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ठीक है, हर एक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक के मुंह से जो आवाज निकलती है मोदी मोदी का, ये क्या बताता है, क्या संकेत करता है? ये दिखाता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करता है, कांग्रेस के झूठ और फरेब में नहीं फंसना चाहता। यूपी के बिजनौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगे। 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले प्रियंका ने पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और बिजनौर में रोड शो किया। लेकिन जिस वक्त प्रियंका गांधी अपनी खुली गाड़ी में सवार होकर बिजनौर की गलियों से गुजर रही थीं, उसी वक्त सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री के समर्थन में हुई इस नारेबाजी पर प्रियंका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे निकल गई। वहीं बिजनौर में प्रियंका गांधी के रोड शो में हंगामा भी हुआ, क्योंकि रोड शो के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दफ्तर के सामने से गुजरा और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत करवाया। प्रियंका गांधी सोमवार को ही बिजनौर में प्रचार करने वाली थीं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए बिजनौर में कांग्रेस का दम दिखाया। बिजनौर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां पर कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह और बीएसपी के मलूक नागर से टक्कर है। 2014 में इस सीट पर बीजेपी से कुंवर भारतेंद्र सिंह ने एसपी के प्रत्याशी को मात दी थी, लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से यह सीट बीएसपी के खाते में गई है। इस सीट से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी खास रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने 1989 में बिजनौर से ही अपना सियासी सफर शुरू किया था। बिजनौर के बाद प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में भी रोड शो किया। कांग्रेस ने वहां से अपने तेज तर्रार नेता इमरान मसूद को टिकट दिया, जिनके साथ प्रियंका गांधी खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच पहुंची। सहारनपुर में इमरान मसूद यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। रोड शो के दौरान आम लोगों की भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी और प्रियंका ने लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से हाथ भी मिलाया। प्रियंका के रोड शो में उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। सहारनपुर में मुस्लिम और जाट मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। यही वजह है कि कांग्रेस सहारनपुर में अपनी जीत पक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इमरान मसूद को टिकट देकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, क्योंकि सहारनपुर में करीब 38% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन इमरान मसूद की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहां से उन्हें एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन के हाजी फजलुर रहमान और बीजेपी के राघव लखनपाल चुनौती दे रहे हैं।
केंद्रीय संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 से बातचीत में यूपी में बीजेपी को महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने के संकेत दिए। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मिलने का एक असर उत्तर प्रदेश में है। रालोद सीमित है कुछ इलाके तक, तो उस इलाके में रालोद का असर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों के गठबंधन से जनता बाहर निकल चुकी। हरियाणा के जींद में सपना चौधरी का डांस देखने के लिए लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। ये लोग मंच के नजदीक पहुंचकर सपना चौधरी का डांस देखना चाहते थे, लेकिन पंडाल भीड़ से खचाखच भरा था और पुलिस वाले भी लोगों पर नजर रख रहे थे कि कोई हंगामा ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था और सपना चौधरी ने मंच पर थिरकना भी शुरू कर दिया था। कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ लोग दीवार लांघकर पंडाल में घुसने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस वाले भी उन्हें मंच के नजदीक जाने से रोकने में जुट गए। लोग नहीं माने तो पुलिस को उन पर लाठियां भी चलानी पड़ी। पंडाल में जगह नहीं होने की वजह से ये लोग पीछे से दीवार लांघकर आए थे, जिनमें कई बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल रहे, जो पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी सपना चौधरी का डांस मंच के पास से देखने पर अड़े रहे। और कुछ तो पुलिस से बचकर मंच के सामने लगी कुर्सियों के आगे जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की उन पर नजर पड़ी, सबको हटा दिया गया। लोग सपना चौधरी को देखने के लिए इस कदर दीवाने थे कि कोई किसी पर भी गिरे जा रहा था। सपना चौधरी का डांस देखने के लिए लोगों ने पुलिस की मार खाई, पर कोई पीछे नहीं हटा। और यह हंगामा तब तक चलता रहा जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। यह कार्यक्रम हरियाणवी कलाकार और सपना चौधरी के करीबी मासूम शर्मा ने करवाया था, जो बेकाबू भीड़ को पीछे हटने के लिए मंच से ही इशारे कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी अपील का लोगों पर असर नहीं पड़ा। कार्यक्रम के बाद जब सपना चौधरी की गाड़ी इलाके से निकल रही थी, तब भी भीड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पूरे हंगामे में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पीएम की रैली की तारीख बदल गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 11 अप्रैल को होने वाली पीएम की रैली अब 14 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की बस्ती से टिकट नहीं मिलने से खफा पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह एसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी और अभिनेत्री मुनमुन सेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से होगा। साल 2017 की एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हरियाणा के पानीपत में एक फैक्ट्री में लगी आग में करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। राजस्थान के जयपुर में एक ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ब्रायन लारा ने एक इंटरव्यू में दिल्ली कैपिटल्स टीम के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की तारीफ की और उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से की। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सिद्धार्थ देसाई को तेलुगु टाइटंस ने 1 करोड़ 45 लाख में खरीदा, जिसके बाद वो लीग के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। अभिनेता जितेंद्र का अपनी पत्नी के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस की न्याय योजना पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि न्याय योजना के तहत देश की 20% सबसे गरीब आबादी को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, अब न्याय होगा, जिस पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। प्रधानमंत्री ने न्याय शब्द पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस को देश के अलग अलग वर्गों के साथ हुए अन्याय की याद दिला दी। ऐसी के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं। जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश के तमाम वर्गों के साथ पिछले 5 साल में अन्याय किया।
और आरोप लगाया कि अब बीजेपी देश को बांटने की राजनीति कर रही है। अन्याय इन्होंने पिछले 5 साल हर वर्ग के साथ किया, वो देश को के बंटवारे करने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस की न्याय योजना से बीजेपी घबराई हुई है। बुखलाहट है उसमें, बीजेपी के मनों में, वो घबराए हैं इस चीज से। अन्याय के साक्षात्कार नरेंद्र मोदी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि न्याय के चलते कितनी तिलमिलाहट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना पूरा प्रचार न्याय योजना के इर्द गिर्द ही रखा है। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट इसी हफ्ते जारी हो सकती है, जिसमें 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने अपनी लिस्ट पार्टी आलाकमान को भेज दी, जिससे ये संकेत भी मिला कि दिल्ली में बीजेपी कुछ मौजूदा सांसदों से किनारा कर सकती है। कुछ नए नाम भी हैं, लेकिन अब केंद्र क्या करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या करता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के बयान से उन सांसदों की धड़कनें बढ़ गईं, जिनके टिकट कटने की चर्चा है। हमने नहीं काटा है, हम लोगों ने 7 सांसदों का नाम भी शॉर्ट लिस्टिंग में रखा है। चर्चा है कि दिल्ली में बीजेपी अपने 3 मौजूदा सांसदों की टिकट काट सकती है, जबकि कुछ सांसदों की सीट भी बदली जा सकती है। इनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज है। वो अभी चांदनी चौक से सांसद हैं। अगर हर्षवर्धन को पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया तो चांदनी चौक में विजय गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने की चर्चा है। हालांकि जिन सांसदों के टिकट काटे जाने की चर्चा है, वो दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उदित राज और महेश गिरी ने अभी टिकट मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, और साथ ही महेश गिरी ने दोबारा चुनाव लड़ने की अपनी चाहत भी जाहिर कर दी। हम सब्जी बेचने तो ऐसे ही रास्ते में नहीं निकले हैं, राजनीति में देश की सेवा करने के लिए निकले हैं। महेश गिरी के अलावा उदित राज ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन सीट का फैसला पार्टी पर छोड़ दिया। चुनाव तो हम लड़ेंगे। किस जगह से हमारे चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, पार्टी जहां पार्टी का ऊपर फैसला है। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि दलित समुदाय से आने वाले नेता उदित राज भी उत्तर पश्चिम दिल्ली से दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर निश्चिंत नहीं है। खबर है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज की जगह अशोक प्रधान या अनीता आर्य को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। वहीं पूर्वी दिल्ली सीट से महेश गिरी की जगह हर्षवर्धन बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर के चुनाव लड़ने की चर्चा है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा को दोबारा बीजेपी का टिकट मिलने के संकेत हैं, जबकि उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी या फिर आईपीएस अधिकारी दीपक मिश्रा के नाम की चर्चा जोरों पर है। और इन्हीं चर्चाओं की वजह से दिल्ली में बीजेपी अब तक अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाई है। दिल्ली में छठे चरण में 12 मई को वोटिंग के लिए नामांकन 16 अप्रैल से होगा। लिहाजा टिकट का ऐलान होने में देरी से दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। इस देरी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मौजूदा सांसदों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो ना तो ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनका टिकट बचेगा या कटेगा। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसी हफ्ते उम्मीदवारों पर सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 5 अप्रैल को अपनी जितनी शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी करके दे दी है। केंद्र जब भी चाहे अनाउंस कर सकता है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी नेता लालू यादव पर अस्पताल से राजनीतिक काम करने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने एक रोड शो किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री पर पिछले 5 साल में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने जो कहा था पिछले 5 साल के लिए, एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एक भी मैच नहीं जीत पाने पर दिलीप वेंगसरकर ने विराट कोहली का बचाव किया और आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर कोई भी राय बनाने को गलत बताया। भारतीय हॉकी टीम के कोच बनाए गए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ग्रैहम रीड ने इस पद पर किसी भी दबाव से इनकार किया। आईपीएल में बुधवार को मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक वीडियो जारी करते हुए नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। इस बीच कपिल सिब्बल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कमीशन लेकर नोट बदलने का आरोप भी लगाया।
और दावा किया कि इस काम के लिए सरकारी अधिकारियों की एक टीम का भी इस्तेमाल किया गया। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया में मौजूद इस वीडियो की कुछ तस्वीरें दिखाई। जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, ये सब तो फाइनल कंट्रोल कौन कर रहा है? आपको मिलना है अमित शाह। जो कि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग नए नोटों को एक इमारत में पहुंचाते दिखाई दिए। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा स्कैम हुआ है तो वो नोटबंदी का है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इस वीडियो की सच्चाई का दावा नहीं किया, पर जांच की मांग जरूर की। इस बेबुनियाद आरोप को हम रिजेक्ट करते हैं और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गांधी परिवार को भी घेरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा और कस गया। आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विनी शर्मा के खिलाफ तीसरे दिन भी कार्रवाई की और भोपाल में अश्विनी शर्मा के दफ्तर पर छापेमारी की। रविवार की घटना के बाद आयकर विभाग ने इस बार पहले से ही एहतियात बरती और कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की। आयकर विभाग की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने अश्विनी शर्मा के घर पर भी दस्तावेज खंगाले और अवैध तरीके से हथियार और शराब रखने के आरोप में अश्विनी शर्मा पर शिकंजा कस दिया। कौन सी धाराओं में केस हो रहा है? आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में हो रहा है और अपने आबकारी एक्ट की। छापेमारी के दौरान अश्विनी शर्मा के घर से जानवरों के सींग और खाल भी बरामद हुई, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी अश्विनी शर्मा के घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम का अश्विनी शर्मा के मकान से 6 जानवरों की खाल मिली। साथ ही वहां से काले हिरण और सांभर के सींग भी मिले हैं। इसके अलावा अश्विनी शर्मा के घर से 5 हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें कुछ हथियार विदेशी भी हैं। वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई पर चुनाव आयोग ने सीबीडीटी के चेयरमैन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सचिव के साथ बैठक की। इससे पहले चुनाव आयोग ने इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद सीबीडीटी के चेयरमैन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सचिव चुनाव आयोग पहुंचे और आयकर विभाग की कार्रवाई की जानकारी दी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर ऐसी कार्रवाई से पहले आयोग को जानकारी देने की हिदायत दी थी। जिसके बाद सीबीडीटी के चेयरमैन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी, जिसके मुताबिक आयकर विभाग के 300 अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान 281 करोड़ रुपए की नकदी का पता चला, जिसकी पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय तक भेजा जाना था। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अश्विनी शर्मा के तार बीजेपी से जुड़े होने की खबर का हाथों हाथ लिया और इस पूरी कार्रवाई का कनेक्शन शिवराज सरकार से जोड़ दिया। पिछले 15 सालों में ये एक प्रतीक है जो नोट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग से जुड़े लोगों को यहाँ ये मिला है। तो वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। कमलनाथ जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है? कमलनाथ जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं ये मेरे लोग नहीं हैं? दंतेवाड़ा में हुए हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रमन सिंह ने नक्सली हमले के बहाने सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की कुछ ही दिनों के बाद हुए इस नक्सली हमले से सरकार पर सवाल उठा दिए। ये सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा बस्तर फिर से असुरक्षित हो गया है। रमन सिंह ने हमले के पीछे साजिश का आरोप लगाकर जांच की मांग भी की। ऐसे जंगल में घुस के अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके मध्यस्थ कौन है, उसके चेहरे को भी बेनकाब करने की जरूरत है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मीडिया के सामने आए और सरकार पर लगाए बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि पुलिस अधिकारियों की चेतावनी को भीमा मंडावे ने अनसुना कर दिया। थानेदार ने खुद बात की कि आप उस रास्ते से न जाएं, तो इसमें न कोई सुरक्षा में चूक है, न किसी प्रकार के कोई षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी दावा किया। हमने अधिकारियों की बैठक ली है, नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दी जाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की रैली में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को एक बार फिर आसनसोल से ही लोकसभा का टिकट दिया, इसलिए बाबुल सुप्रियो चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल में लोगों के बीच पहुंचे। लेकिन कुछ ही देर में टीएमसी के कुछ समर्थक अचानक उनकी गाड़ी के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख बाबुल सुप्रियो अपनी गाड़ी से उतरे और मामले को शांत करवाने की कोशिश की। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी दिखे, जिनकी मौजूदगी में हंगामा चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस वालों ने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू किया। हंगामे के दौरान टीएमसी के समर्थकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई।
जिन्हें काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच हंगामा होने से नाराज बाबुल सुप्रियो ने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए और पुलिस पर हंगामे के दौरान टीएमसी का साथ देने का आरोप लगा दिया। गाड़ी के पास आके ये लोग गाली देते हैं, हमारे लड़कों को धक्का देके सामने आ रहे हैं। अब पुलिस की भूमिका देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो यही नहीं रुके, उन्होंने एक पुलिस वाले को टीएमसी का साथ देने के लिए पुलिस की वर्दी का सहारा नहीं लेने की नसीहत भी दे डाली। तृणमूल के लिए काम करिए, ये वर्दी बन के मत करिए, बहुत गलत बात है। हंगामा शांत होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर चुनाव प्रचार में जुट गए और पीएम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आसनसोल लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गुजरात कांग्रेस के युवा नेता अल्पेश ठाकुर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद में ठाकुर सेना की बैठक के बाद अल्पेश पर कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ठाकुर सेना ने अल्पेश को 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने या फिर ठाकुर सेना छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अल्पेश ठाकुर को ये फैसला करना होगा कि वो ठाकुर सेना के साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ रहेंगे, जिन्होंने उनको विधायकी दी। बैठक के बाद ठाकुर सेना के नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से हमको थोड़ी घनी नाराजगी है, अभी को हमारा कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना है वो अभी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और ठाकुर सेना के बीच दुनिया तब बढ़ी जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के समय ठाकुर सेना के नेताओं की नहीं सुनी गई, क्योंकि अल्पेश ठाकुर बनासकाठा से ठाकुर सेना के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। बनासकाठा और साबरकाठा सीट पर ठाकुर संगठन काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने बनासकाठा सीट से पार्थिभाई भटोल को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से ठाकुर सेना खफा हो गई। जिसके बाद ठाकुर सेना के उपाध्यक्ष स्वरूप जी ठाकुर और सचिव मुकेश ठाकुर ने भी बनासकाठा सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया। हालांकि सचिव मुकेश ठाकुर ने नामांकन वापस ले लिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार पार्थिव भटोल को हराने के लिए ठाकुर सेना के नामांकन भरने में अल्पेश ठाकुर की ही भूमिका थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमले में आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की मौत हो गई। यह आतंकी हमला जिला अस्पताल के नजदीक हुआ, जिसमें आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई। इस आतंकी हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आया। इस बीच सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और इलाके को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस और सुरक्षा बल ने आतंकी हमले से गुस्साए लोगों को भी शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अस्पताल के बाहर देशभक्ति के नारे लगाने शुरू कर दिए। आतंकी हमले के बाद लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो प्रशासन है वो हमेशा सोया ही रहा है किश्तवाड़ में, और जो अल्पसंख्यक हैं वो मरते ही जा रहे हैं। इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल चंद्रकांत शर्मा को जम्मू रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आरएसएस नेता की मौत के बाद वहां के हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगाने के साथ वहां इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। बताया गया कि चंद्रकांत शर्मा बीजेपी नेता अनिल परिहार के करीबी थे, जिनकी नवंबर 2018 में आतंकियों से किश्तवाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस आतंकी हमले के बाद चंद्रकांत शर्मा पर भी हमले की आशंका जताई गई थी, इसलिए उनकी सुरक्षा में 3 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया, जिनकी एक आतंकी हमले में मौत हो गई। बिहार के दरभंगा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा में जमकर हंगामा हुआ। आरोपी की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां मौजूद पत्रकारों से बदसलूकी कर दी, जिसके बाद वहां बवाल खड़ा हो गया। और ये सब मंच पर मौजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी की मौजूदगी में हुआ। तेजस्वी यादव की सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी और लोग अपने नेता को करीब से देखने के लिए बेताब नजर आए। तभी भीड़ मंच के काफी करीब पहुंच गई। बताया गया कि कुछ लोग कवरेज कर रहे पत्रकारों से भिड़ गए, जिसके बाद नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हंगामा इतना बढ़ा कि लोगों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। बेकाबू भीड़ को वहां सुरक्षा में तैनात जवानों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बवाल ज्यादा बढ़ने लगा तो तेजस्वी यादव आगे आए और हंगामा कर रहे लोगों को इशारों में समझाने की कोशिश की। हंगामा थमने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से शांति बनाने की अपील की। दरभंगा लोकसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के नामांकन दाखिल करने के बाद हुई सभा में तेजस्वी यादव उनके लिए प्रचार करने वहां पहुंचे थे। 17वीं लोकसभा चुनने के लिए शुरू हो रहे मतदान से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने पीएम मोदी के एक बार फिर चुनाव जीतने को दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए अच्छा बताया है। विदेशी पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बीजेपी के चुनाव जीतने पर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बहाल होने की उम्मीद जताई।
तो चुनाव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान आया है और कहा कि अगर मोदी दोबारा आते हैं तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा होगा। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बीजेपी के चुनाव जीतने पर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बहाल होने की उम्मीद जाहिर की।